नाउ इंडिकेटर्स क्या रहता है कि हमारा जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो वैसा कुछ फैक्टर्स है जो हमको इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा हेल्थ या हमारे कम्युनिटी का हेल्थ या हमारे सोसाइटी का हेल्थ कैसा है। तो अब ये हेल्दी आदमी हेल्दी है या हेल्दी नहीं है, तो इंडिकेटर्स जैसे हमने पहले भी देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक का इंडिकेटर्स है, बोर्ड का इंडिकेटर्स, वो सिर्फ दिखा रहा है कि हाँ लाइट है या नहीं है। सेम यहाँ पे भी हेल्थ इंडिकेटर यही कर रहा है कि वो बस इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि उस वजह से आपका हेल्थ कैसा है, ठीक है कि क्या है कि क्या है, वो अच्छा या खराब नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मोर्टेलिटी रेट की वजह से कुछ अच्छा चीज हो रहा है या खराब चीज हो रहा है, वो बस इंगित करता है, कोई भी चीज को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट कुछ कुछ एडॉप्टेड इंडिकेटर्स हैं जो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर से हमारा मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि एक मिनट। ना मोर्टेलिटी रेट क्या है कि मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट को हम लोग मृत्यु दर बोलते हैं हिंदी में। मोर्टेलिटी रेट क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। तो अब ये मृत्यु दर कैसे दिखाएगा लोगों को, तो ये जो मृत्यु दर क्या है कि दो तीन तरह का मृत्यु दर है। अब ये मृत्यु दर कैसा है, या तो क्रूड है, सभी को हम लेके साथ चलते हैं इधर, हमारा हो गया सारे लोग, औरत, बच्चे, एवरीवन। और दूसरा क्या हो सकता है, कोई एक खास का मृत्यु दर निकाल सकते हैं, इवन हम प्रेग्नेंट वुमेन का निकाल सकते हैं या बच्चों का निकाल सकते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो उससे कैसे हमको पता चलेगा कि वो इंडिकेटर्स आ जाए, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे हेल्थ जितना बेहतर होगा वहां का मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, कम होगा। तो मोर्टेलिटी रेट क्या करता है कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट, कोई भी जगह को के हेल्थ को दर्शाता है कि वहाँ का हेल्थ कैसा है। बहुत लोग मरने लगे, अचानक से बहुत लोग मरने लगे, इसका मतलब है कि वहाँ का हेल्थ खराब हुआ है। तो वो इंडिकेट्स कर रहा है कि उस एक पर्टिकुलर जगह का हेल्थ गड़बड़ हुआ है। अगर क्रूड की बात करें तो वो क्या है कि पूरा एक एरिया में 1000 में कितने लोग मर रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ कितने हो रहे हैं, उसे हम लोग उसका कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला रहता है इंटू 1000 करते हैं। दूसरा क्या है कि हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ स्पेन। तो नॉर्मल लाइफ स्पेन कितना है इंडिया का, जनरली 60 टू 65 मान के चलते हैं, 65। तो अभी यहाँ का 65 है। दूसरा किसी कंट्री का, फॉरेन का आप देखेंगे तो वहाँ 70 है, अमेरिका सब में देखेंगे तो 70 के लगभग में। लाइफ स्पेन 70 साल का है, एवरेज लाइफ स्पेन 70 ईयर्स। तो एक ही आदमी, आदमी तो एक ही है, लेकिन यहाँ 65 है, वहाँ 70 है। क्यों? मोर्टेलिटी रेट वहाँ का लाइफ स्पेन ज्यादा है, क्यों? उतना ज्यादा दिन तक लोग वहाँ जिंदा रह रहे हैं। तो अब वहाँ का लाइफ स्पेन ज्यादा बेहतर क्यों होगा? वहाँ का हेल्थ बेहतर है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से ज्यादा बेहतर हेल्थ है। क्यों हेल्थ है ज्यादा बेहतर है? डेवलप्ड कंट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, काफी न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, रिच लोग हैं। तो अब वहां से क्या है, डेवलप कंट्री की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हर कुछ यहाँ से काफी बेहतरीन है। तो वो क्या कर रहा है कि लाइफ स्पेन वहाँ का ये दर्शा रहा है कि यहाँ का हेल्थ ज्यादा बेहतर है। अब ऐसा भी कोई कंट्री होगा जहाँ का लाइफ स्पेन यहाँ से काफी कम होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ का हेल्थ उस एक पर्टिकुलर कंट्री से अच्छा है, बेहतर है। उसके बाद आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि बच्चों का मृत्यु दर, कोई भी जगह का, कोई भी स्टेट का, कोई भी कंट्री का, ये काफी महत्वपूर्ण है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये दर्शाता है कि ये काफी अहम रोल निभाता है कहीं का भी इंडिकेटर एज ए हेल्थ इंडिकेटर्स। क्योंकि जो शिशु मृत्यु दर है, अभी अपने ही कंट्री में अगर आप जब बात करेंगे तो प्रीवियस स्टार्टिंग में जब आप 70s में थे, 1970s या 1870s वाले में थे, उसके बाद 80s में आए, 90s में आए, अभी 2000 में चल रहे हैं हम लोग। तो आप जब देखेंगे ना रेशियो, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारा क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे बढ़ता गया है, सॉरी कम होता गया है। पहले हमारा देश में जो है जितने बच्चे जन्म लेते थे उतना ज्यादा बच्चा मर गया रहता था, उतना ज्यादा बच्चा मर जाता था। इंस्टेंट बर्न बर्न ऐसा नहीं है कि दोनों साथ साथ चलता था।
बर्थ भी उतना ही ज्यादा था, डेथ भी उतना ही रेट में था, तेजी के साथ दोनों चल रहा था, एक दूसरे को इक्विवेलेंट कर रहा था। तो अब ये जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, अब हमारा क्या है कि ये स्थिर हो गया है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अभी हम लोग को क्या देखते हैं कि 1000 में लगभग 60-75 या इस टाइप का हमारा फिलहाल में इंडिया का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट चलता है। बट प्रीवियस, जब आप प्रीवियस की बात करेंगे तो वहां पे क्या था कि काफी बच्चे मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि वहां उस वक्त हमारा हेल्थ कंडीशंस बेहतर नहीं हुआ करता था। बच्चे जो है, जो भी वुमेन्स थे, तो ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, केयर नहीं होता था, हॉस्पिटल्स नहीं रहते थे, नर्सेज नहीं रहते थे, डॉक्टर ठीक नहीं रहता था। तो वहां पे क्या था कि ड्यूरिंग डिलीवरी ही बच्चे मर जाते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सारा कुछ आदमी, हर कोई काफी। आवाज आ रही है ना? मैं ऑडिबल? आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, 1 मिनट। आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, आई एम स्विचिंग माय नेटवर्क। ओके, नाउ इट्स क्लियर। माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम बात कर रहे थे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि किसी भी देश का, किसी भी जगह का ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। तो वहां का हेल्थ कैसा है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिखाता है, शिशु का मृत्यु दर दिखाता है। हेल्थ अच्छा है तो शिशु मृत्यु दर कम होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ गया वहाँ, सरकार बहुत ज्यादा वेलफेयर सर्विसेज चला रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत ज्यादा आयरन टैबलेट दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं। तो बच्चों का हेल्थ जेस्टेशन पीरियड में से ही अच्छा रहा, तो वो क्या हुआ कि दुनिया में आएगा, सरवाइव कर लेगा इजिली। बट जो बच्चों को पहले से कुछ नहीं मिला, काफी कमजोर है, तो सरवाइव नहीं कर पाता और डेथ हो जाता है। तो वही हमारा जो शिशु मृत्यु दर है, वो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं को? नो मैम। ओके। उसके बाद सेकेंड है हमारा मॉर्बिडिटी रेट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये मॉर्टलिटी रेट है एंड दिस वन इज मॉर्बिडिटी रेट। मॉर्टलिटी रेट मतलब मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी रेट मतलब नंबर ऑफ डिजीज स्टेट में जो भी लोग हैं। डिजीज स्टेट में अभी इनका क्लियर नहीं है कि ये ठीक होंगे, मरेंगे, क्या होगा, ये क्लियर नहीं है। तो इतने लोग क्या है कि अभी डिजीज कंडीशन में, जैसे आपने कोरोना वाला चार्ट देखा होगा, तो वहां पे आप जब चार्ट फ्रिक्वेंटली पहले देखते होंगे सभी लोग, कोविड का कितना केसेस है, तो वहां पे आपको दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना अभी एक्टिव चल रहा है, कितना ठीक हो गया है, कितना मर चुका है। ये इस टाइप के चार्ट्स आपको देखने को मिला होगा। तो जो वहां पे एक्टिव केसेस था, तो वो लोग क्या था, डिजीज स्टेट में था। तो वो दो कंडीशंस में आ सकते हैं, या तो ठीक भी हो सकते हैं या मर सकते हैं, दो कंडीशंस में था उनका। तो जितने लोग डिजीज कंडीशंस में है, कोई पार्टिकुलर डिजीज की वजह से या सभी तरह का डिजीज को मिला के, तो वो हमारा मॉर्बिडिटी रेट है। अब जितना ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, तो हमको तो नुकसान है ही, पर्टिकुलर एक इंसान को नुकसान है ही, सरकार को भी नुकसान है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रहा है, पर्टिकुलर उतना लोग कम काम कर रहा है, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है। तो वो तो इकोनॉमिक की बात है। तो यहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जितने लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हेल्थ वहाँ का कंडीशन सही नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा लोग को लंग्स का प्रॉब्लम हो गया होगा, या कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से वहाँ कोई एक ऐसा कम्युनिकेबल डिजीज फैल गया जहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी कुछ नहीं कर पाई, गवर्नमेंट का जितना भी है, गवर्नमेंट है, एनजीओ है, जो भी है, वहां पे कुछ नहीं कर पाई। तो इसका मतलब है कि वहां का हेल्थ सही नहीं है। अब पानी ही आया, तो सप्लाई वाटर आया, तो सप्लाई वाटर क्या है कि कुछ गड़बड़ हो गया होगा, वाटर अभी काफी रेनी सीजन चल रहा है, तो अभी का जो सीजन है काफी साइक्लोन सब आया हुआ है, पूरा सभी जगह बरसात वाला पानी है, तो हो सकता है कहीं पे पाइपलाइन फट गया हो और ये पानी उसमें मिल गया हो। वो प्योर पानी है, वो सभी चीज किया हुआ है, प्योरिफिकेशन किया हुआ है, बट ये पानी वहां जाके मिल गया। अब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीज स्टार्ट हो जाएंगे लोगों में। तो लोगों का कंडीशन क्या हो गया, मॉर्बिड कंडीशंस में आ गए, डिजीज कंडीशंस में आ गए लोग।
तो ये जो मॉर्बिडिटी है तो इसका मतलब है कि वहाँ का हेल्थ खड़बड़ हुआ है, तभी लोग डिजीज कंडीशंस में, तो जितना ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, एक स्टेट में बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ का इंडिकेट्स कर रहा है कि वहाँ का हेल्थ बेहतर नहीं है। तो एज अ इंडिकेटर्स मॉर्बिडिटी भी काम करता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो मैम। नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी रेट। ओके, तो डिसेबिलिटी रेट क्या है कि ये इसी का पार्ट है, आप एज अ पार्ट ऑफ मॉर्बिडिटी भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिसेबिलिटी मतलब कितने लोग डिसेबल्ड हैं। अगर मोबाइल में बहुत सारा सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन रहता है, आप सभी एप्लीकेशन को जैसे खोलेंगे तो वहाँ पे एक रहता है डिसेबल करने का। डिसेबल करने का मतलब कि आप उसको काम करने से रोक रहे हैं, फिर वो फंक्शनल नहीं होगा जब तक आप उसको इनेबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी रेट भी सेम है, आदमी में भी सेम है कि आदमी ने जो काम नहीं किया तो वो है हमारा डिसेबिलिटी रेट। अब ये डिसेबिलिटी रेट कैसे होगा, नॉर्मल आदमी अगर फंक्शनल है, वेल है, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो वो डिसेबल्ड क्यों रहेगा, फिर वो तो काम करेगा ही। तो ये डिसेबिलिटी कब होता है, जब आप मॉर्बिडिटी में आते हैं, जब कोई भी डिजीज कंडीशंस में आते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री है, मॉर्बिडिटी के साथ का ही है। तो जैसे आप बीमार पड़े तो आपका काम करना बंद हो गया, या फिर हो सकता है कि बीमार के बाद भी ये डिसेबिलिटी रेट आता है। तो बीमार के बाद कैसे आएगा, तो जैसे अभी जिनको कोविड हुआ है तो इंस्टेंट में ठीक हो गए, तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत में ठीक हो गए, वर्क पे जाने लग गए, तो उनको कुछ दिन के लिए टाइम दिया जाता है इधर बेड रेस्ट करने के लिए, या उनका मूवमेंट को लिमिट किया जाता है कि नहीं अभी आप रूम में ही रहिए, इवन वो ठीक भी हो गए हैं। तो ये क्या है कि डिसेबिलिटीज में क्या है कि लोग को डिसेबल कर दिया जाता है काम नहीं करने के लिए। तो अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारा रोक ही रहा है। दूसरा क्या है कि जितने लोग डिसेबल्ड हैं इसका मतलब है कि उनका हेल्थ खराब हुआ था, तो डिसेबिलिटी रेट भी एज अ हेल्थ इंडिकेटर्स काम कर रहा है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक हमारे? नहीं मैम। उसके बाद फोर्थ है हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स क्या है कि ये हेल्थ इंडिकेटर्स का काम करता है, पॉजिटिव वे में। तो न्यूट्रिशनल हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है कि जैसे आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो कितना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं, कि सिर्फ खाना तो सभी लोग खा रहे हैं, बट अब बैलेंस वे में खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, या सिर्फ फैट्स ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो अब ये जो आपकी बॉडी में ना बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डिजीज भी होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस या कम होने की वजह से कोई भी बीमारी हो गया। मान लीजिए आप सोडियम ही खा रहे हैं, NaCl में सोडियम मिल जाएगा आपको, तो सोडियम बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो हो सकता है सोडियम का डिपोजिशन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया। अब वो क्या करेगा कि कोई भी चीज का डिपोजिशन आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, मैल फंक्शन करने लग जाता है। कैसे, जैसे आप है नॉर्मली, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप, आपके मम्मी पापा, आप अकेले, तीन लोग ही सिर्फ रह रहे हैं अपने घर में, ठीक है। तो कोई एक इंसान आया एज अ गेस्ट रह गया, तो अब वो कहाँ रहेगा, आपके कमरे में रहा, वो ठीक है, फ्रिक्वेंटली अब वो आने लगा, डेली का डेली। तो एक दिन आपने एडजस्ट कर लिया, ठीक है छोड़ो अपना काम नहीं करके गेस्टिंग करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो डेली डेली आपके घर में, बोला 2 महीने के लिए आप आएंगे आपके साथ, तो अब आपका क्या हुआ कि मैल फंक्शन होने लग गया। जो आपको काम करना था, आपको पढ़ाई करना था, चाहे जो भी काम करना था, आप फ्रीडमली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका काम वहां पे मैल फंक्शन होने लग गया, गड़बड़ काम होने लग गया। तो सेम क्या होता है हमारे बॉडी के साथ भी होता है, जैसे कोई भी चीज हम ले रहे हैं, चाहे ग्लूकोज ही है, कार्बोहाइड्रेट सी है, प्रोटीन सी है, कुछ भी ज्यादा चीज हम जैसे ही लिए, तो ये सब क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल से ये जाके आपके बॉडी में टूटेगा, टूटा, उसके बाद स्मॉलर यूनिट्स में आया। तो अब ये जो स्मॉलर यूनिट्स में आया, ये क्या है कि नॉर्मल हमारे बॉडी में ये सिस्टम है कि जितना चाहिए बॉडी को उतना वो रख लिया, बाकी स्टोर फॉर्म में रख लेगा, इधर वो बॉडी से रिमूव आउट कर देगा। तो जितना यूटिलाइज किया ठीक है, बाकी स्टोर फॉर्म में रख दिया। स्टोर कहाँ करेगा, इतना ही स्टोर करेगा जितना बॉडी को जरूरत है, उससे ज्यादा अगर स्टोरेज करने लग गया तो क्या होगा, अपना जगह पे वो नहीं स्टोर कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके स्टोर करने लग जाएगा। डिफरेंट स्टोर कहाँ हो गया, तो कोई सेल्स के ऊपर जाके कर दिया, कोई टिश्यू के ऊपर कर दिया, कोई ऑर्गेन्स के ऊपर कर दिया। अब जहां पे यहाँ स्टोर होने लग गया, तो मान लीजिए बोन्स पे जाके स्टोर होने लग गया, कैल्शियम जाके बोन्स पे स्टोर होने लग गया, या यूरिक एसिड जाके आपके ज्वाइंट्स पे स्टोर हो गया। तो क्या हुआ कि अब जो ज्वाइंट्स का काम है वो काम वो सही से नहीं कर पा रहा है, उस पर लोड बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ये लोड बढ़ती जाएगा आपको डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होने लग जाएंगी। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर्स क्या है कि
वो पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर्स है, बशर्ते कि आपने उसको बैलेंस वे में लिया है। अब ये कैसे आप मेजर करेंगे? आप खुद कैसे मेजर करेंगे? जैसे बीएमआई मेजर करना है, तो आपका कितना हाइट है और कितना वेट है, उससे आप बीएमआई निकाल सकते हैं कि आप अभी ओबेज हैं कि क्या है। बीएमआई आप खुद का कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि आपका जितना वेट है और जितना हाइट है उसको लेना पड़ता है केजी मीटर स्क्वायर में। तो वेट लीजिए और अपना हाइट को मीटर स्क्वायर में लीजिए, मीटर स्क्वायर तो 2 बार अपने हाइट्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, मतलब वेट को अपना डिवाइड करना है स्क्वायर हाइट से। तो जो निकलेगा आपका वो आपका बीएमआई है। और बीएमआई क्या होना चाहिए? एज फॉर हेल्दी पर्सन 18 से 24.5 के बीच होना चाहिए, मतलब 19 से 24.5 के बीच होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई इतना में निकल रहा है तो आप हेल्दी हैं। जैसे कम होने लग जा रहा है तो आप अंडर वेट हैं, एंड 25 से ज्यादा हो रहा है तो ओबेज में आते हैं। 30 से ज्यादा होते हैं तो आप बीमारी में है, ग्रसित हैं, एंटी ओबिसिटी में आते हैं, फर्स्ट क्लास ओबिसिटी में आते हैं। फिर 35 से ज्यादा होता है तो सेकंड क्लास ओबिसिटी में आते हैं। फिर 40s में आते हैं तो मॉर्बिड ओबेज आप बन जाते हैं, मतलब वो काफी मोटापा का काफी खतरनाक है। तो इस टाइप से हम बहुत सारा चीज मेजर करते हैं। उसके बाद हम अपना ओबिसिटी भी मेजर करते हैं, तो हमको उतना ज्यादा अभी डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, तो इंस्टेंट में हमको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद क्या है? हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, कि हमको कितना हेल्थ केयर मिल रहा है, डिलीवर हो रहा है एक जगह पे। अब 2 जगह का बात करते हैं हम, तो एक जगह पे बहुत ज्यादा डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एक जगह कम डॉक्टर नर्सेज है सेम पॉपुलेशन में। तो जहां पे जितना ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड होंगे उतना ज्यादा लोग बेहतर होगा। तो एक जगह पे 2 जगह की जब हम बात करें, 10 हॉस्पिटल्स हैं, बहुत ज्यादा नर्स और डॉक्टर है, एक जगह सिर्फ 2 हॉस्पिटल है, पॉपुलेशन सेम है, सभी पॉपुलेशन में बीमारियां आई तो दोनों हॉस्पिटल्स में आए। तो जहां 10 हॉस्पिटल्स है वहां सभी लोगों के लिए पर्याप्त डॉक्टर एंड नर्स है, एक जगह कम है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज भी हेल्थ को डिफाइन करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं, तो ये भी इंडिकेटर्स का काम कर रहा है। दूसरा यूटिलाइजेशन रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि एक जगह 10 हॉस्पिटल है, एक जगह 2 हॉस्पिटल है, बट दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जहां 2 हॉस्पिटल है वहां पे ही ज्यादा बेहतर हेल्थ इंडिकेट हो। क्यों? हॉस्पिटल डायरेक्टली इंडिकेटर्स तो है, बट आप कितना यूटिलाइज करना है इस पर डिपेंड करता है, सबसे बड़ा फैक्टर है ये। सरकार ने भी पूरा कोविड का वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है, बट अभी लोग पे डिपेंड करता है वो कितना यूटिलाइज कर रहे हैं उस चीज को, वो खुद में लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे हैं, वैक्सीन खुद को कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो लोगों पे डिपेंड करता है। तो यूटिलाइजेशन रेट सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी हेल्थ केयर आपको मिल रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओज के द्वारा या डिफरेंट सर्विसेज के द्वारा, आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना आप उसको यूज कर रहे हैं, इस पर भी हेल्थ डिपेंड करता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स। तो हमारा जहां पे भी हम रह रहे हैं फिजिकल रूप से या बायोलॉजिकल रूप से, इन्वायरमेंट आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा रहा है। अब कहीं आप मेट्रोज में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, तो उस वक्त आपका हेल्थ कैसा होगा? बेस खराब होगा, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट खराब है। आप कितना भी हेल्दी रह रहे हैं, हर कुछ आप फॉलो कर ले, बट वहां का खुद इन्वायरमेंट, सांस कहाँ लेंगे आप तो हवा में ही लेंगे ना, खुद उसी इन्वायरमेंट में लेंगे, कितना बच पाएंगे मास्क लगा के भी। तो क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट्स भी काफी रोल अदा कर रहा है आपके हेल्थ में, एज अ हेल्थ इंडिकेटर्स इन्वायरमेंट भी काम करता है। उसके बाद है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंट सोसाइटी के इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, जैसे फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, वुमेन कितना पढ़ी लिखी है। जहाँ घर में वुमेन ज्यादा पढ़ी लिखी है, ऑब्वियस है वहाँ का हेल्थ बेहतर होगा, क्योंकि उसको पता है कि खाने में क्या बनाना है, क्या बैलेंस है, क्या नहीं बैलेंस है, एवरीथिंग उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो कहने का मतलब है कि 2 परिवार है, दोनों में सेम फैमिली है, एक में सारे लोग काम कर रहे हैं, दूसरे में इसे एक फादर काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, दूसरा जो फैमिली जिसमें सिर्फ फादर काम कर रहा है वहाँ पे डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, और दूसरे में जहां सभी लोग काम कर रहे हैं वहां डिपेंडेंसी रेशियो 0 है, क्योंकि कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, सभी सेल्फ डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी रेशियो में क्या है कि
एक पे जहाँ काम कर रहा है वो उसका हेल्थ कैसे खराब होगा, अगर काफी ज्यादा कमा भी रहा है तो क्या है कि मेंटल प्रेशर में, अगर हमको कुछ हो गया तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा, मेंटल प्रेशर में। तो आपने ये पढ़ा है कि पहले भी कि अगर हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही इंक्लूडेड नहीं होता है, वहां पे क्या होता है कि आपका मेंटल भी उतना ही काम करता है, सोशल वेलबींग भी उतना ही मायने रखता है। तो मेंटल प्रेशर हो रहा है, हेल्थ को इंडिकेट्स कर रहा है। दूसरा, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में लोग हैं तो डिप्रेशन में, वैसे स्ट्रेस में जिंदगी जी रहा है, कोई वर्क नहीं है उसके पास, वैसे ही स्ट्रेसफुल जिंदगी चल रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, कितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जैसे ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा कि उतना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज होगा। हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज तो और लिमिटेड है हमारे पास, और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ले, नॉर्मली जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी डिलीवरी इंडिकेटर्स है, हेल्थ केयर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि रिसोर्सेज उतने लोगों में ज्यादा बंटने लग जाएंगे, तो एक आदमी पे कम सामान मिलेगा। तो ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हेल्थ को डिफाइन करते हैं। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है कि नहीं को? नहीं मैम। ओके, अब हमको कुछ कुछ पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है। तो गवर्नमेंट क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि हेल्थ केयर चीजें देती है सरकार। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि क्या क्या चीजें देती है। तो हमारे लिए गवर्नमेंट हुआ, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे चीजें लाती है। जैसे WHO है, वो हमेशा हर साल कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन देती है। ऐसे यूनेस्को वाले हैं तो कुछ कुछ चीजें देती है। जैसे विटामिन ए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आंगनबाड़ी केंद्र में, तो वो आपका इंडिया का नहीं है, आपको लगेगा कि इंडिया वाले गवर्नमेंट देती है, वो WHO की तरफ से आता है हमारे देश में। तो ऐसे ही WHO है, या हेल्थ के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब क्या करते हैं कि आपके देश में हेल्थ को, उनका काम है कि वर्ल्ड, पूरा ग्लोबली हेल्थ को बेटर बनाना, पूरे लोगों को बेटर बनाना, सभी का हेल्थ सुधारना, उनका यही मोटो रहता है। तो वो सारे देश उसके मेंबर्स बनते हैं। तो जितने भी मेंबर्स कंट्रीज हैं, चाहे पुअर कंट्रीज हैं, वहां पे क्या करते हैं कि वहां के हेल्थ को सुधारने के लिए कुछ फ्री फंडिंग करते हैं। तो कुछ कुछ चीजें रहती हैं। अब वो WHO के अंतर्गत आए या आपके गवर्नमेंट के अंतर्गत आए। तो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, क्या है, नेशनल, ये वैश्विक रूप का नहीं है, नेशनल है, कंट्री का है। तो ये हमारे कंट्री का होगा, ऑब्वियसली बात है, हम इंडिया में है तो अपने कंट्री का ही पढ़ेंगे। तो हेल्थ पॉलिसी क्या है कि जैसे आप पॉलिसी खरीदते हैं, कुछ भी चीज पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो पॉलिसी क्यों खरीदते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप अपने फ्यूचर का सोच के पॉलिसी खरीदते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए या लंबा समय के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी खरीद के रखते हैं सभी लोग। LIC का पॉलिसी खरीदते हैं खुद के फ्यूचर के लिए, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। तो सेम गवर्नमेंट भी क्या करती है, पॉलिसी चलाती है। अब यहाँ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ पॉलिसी चलाती है, बहुत सारी पॉलिसी चलाती है, सिर्फ हेल्थ का ही नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। बट यहाँ पे हमको पढ़ना है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए या 6 मंथ के लिए भी बहुत सारे पॉलिसीज चलाती है। उनका सिर्फ काम क्या होता है, सिंपल एक ही काम होता है कि हेल्थ को प्रमोट करना, लोगों को हेल्थ को प्रमोट करना। अब किन लोगों का हेल्थ को प्रमोट करना रहेगा? तो गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाती है, वहां पे देखती है कि अभी देश का करंट सिनेरियो क्या है, 5 साल में इस पे क्या काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड में देख रही है, कोविड में इतना ज्यादा लोग मर रहे हैं, इतना लोग डिस्प्लेस्ड हो गए, तो अब उनके बच्चों को मान लो कौन पढ़ाएगा? बहुत सारे मदर फादर मर गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हो सकता है नया कुछ स्कीम लाए तो उनके बच्चों को फ्री पढ़ाई लिखाई खाना मिले कम से कम 18 ईयर्स तक, ऐसा कुछ सोचेगी सरकार। तो उसी टाइप से हमारे हेल्थ को लेके जो प्लान बनाती है वही है हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये हमेशा बनता है, 2012 में बना तो वो 17 में कंप्लीट हो गया, तो वो काफी पुराना है। तो अभी उनको रिसेंट वाला पढ़ना है। तो रिसेंट वाला क्या है, 2017 पंचवर्षीय योजना चला, 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बना। इसका मेन मुद्दा क्या था कि हमारे हेल्थ सिस्टम को शेप में लाना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ केयर के बारे में, तो उसका क्या है कि सभी को एकजुट करना, और जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे खुद को बचाव करना, लोगों में कैंपेन चलाना, लोगों में नॉलेज बढ़ाना, सैनिटी का, चाहे
इम्यूनाइजेशंस का, तो डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन चला के या फिर मुफ्त में जांच होता है। आप देखे होंगे कभी कभी मुफ्त में मोतियाबिंद का जांच होता है, तो वो सब हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत ही इंक्लूडेड होता है। अब ये जो 2017 में आया हेल्थ पॉलिसी, तो हेल्थ पॉलिसी का सिंपल एक ही मतलब होता है कि हेल्थ सिस्टम को सेफ में लाना, सभी लोगों के हेल्थ को प्रमोट करना। तो उस वक्त डिसीजन बनाती है सरकार कि हमको ये काम करना है, तो 5 वर्ष का समय लेती है। जैसे 2017 का है तो 17 से 5 वर्ष कितना, 2022 या 21 तक होगा, 22 तक का चलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि 22 तक का सरकार का ये प्लान है कि ये फैक्टर्स पे काम करना, इन लोगों का हेल्थ सुधार करना। तो जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि हमारे यहाँ औरतों का कंडीशन बहुत बुरा था, खाना नहीं मिल पा रहा था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो बच्चे और औरत पे ध्यान दिया गया, बच्चों को मुफ्त में टीकाकरण दिया गया। अपने इससे पहले पढ़ा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, हमारे देश में बहुत बच्चे मर रहे थे, जितना बच्चा पैदा नहीं हो रहा था उससे ज्यादा मर रहा था, तो सॉरी बच्चे बहुत ज्यादा मर रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसी बना होगा, उस वक्त कुछ पॉलिसी बना होगा, तो उसका उद्देश्य दिया गया। और बच्चे के साथ प्रेग्नेंट औरत भी मर रही थी, माँ और बच्चा दोनों मर जा रहा था, या कोई एक बच रहा था, इस टाइप का कंडीशन था हमारे देश में। तो उस वक्त सरकार ने कुछ चीजें बनाई, पॉलिसी बनाई। तो उस वक्त जो पॉलिसी बनाई उसमें क्या हुआ कि फ्री वैक्सीनेशन किया गया बच्चों को, खास करके जो बच्चे 5 तरह की बीमारी से बहुत ज्यादा मर रहे थे, टीबी से मर रहे थे, कॉलरा होके मर रहा था, तो इस टाइप के 3-4 डिजीज थे जो काफी खतरनाक थे, पोलियो था, तो ये सब के लिए फ्री वैक्सीनेशन किया गया। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत उनको फ्री वैक्सीनेशन किया गया कि हमको 3 वर्ष तक के बच्चों को सभी को इम्यूनाइजेशन करना है। तो उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कीम चले थे हमारे देश में। उसके बाद क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन पे ध्यान दिया गया, फॉरेन के आयरन की गोलियां मुफ्त में दी गई, खाना उनको मुफ्त में दिया जाने लगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चले हमारे देश में। तो वैसे ही हमारा एक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 में आया। तो 17 में जो आया तो उसका कुछ प्रायोरिटीज एरिया थे। हमेशा जो भी कोई भी हेल्थ इशू आता है, हेल्थ पॉलिसी आता है, तो उसका कुछ प्रायोरिटी एरिया था। तो 2017 में जो एरिया आया तो उसमें फर्स्ट था स्वच्छ भारत अभियान, वो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए था। तो स्वच्छ भारत अभियान, हमारा एनवायरमेंट साफ सुथरा होगा तो हमको क्या होगा कि कोई भी कम्युनिकेबल टाइप का डिजीज नहीं होगा, फूड बोर्न इस टाइप का डिजीज नहीं होगा, एयरबोर्न डिजीज नहीं होगा। तो एक चला स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें क्या हुआ कि पूरे देश को साफ करने का अभियान चलाया गया। आप इधर उधर कचरा नहीं फेंक सकते। अब देखे होंगे कि सब जगह डस्टबिन लग गया, बहुत पहले ये ऐसा सिस्टम नहीं था। तो 2017 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत कुछ साफ सफाई वाला किया गया। तो अब हमारा देश क्या है, थोड़ा स्वच्छ हुआ है पहले की तुलना में। दूसरा क्या चीज को प्रमोट कर दिया गया, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। अब योगा दिवस मनाते हैं हम लोग, पहले बहुत पहले, हालांकि हमारे देश में योगा बहुत पुराना है, बहुत पुराने जमाने से योगा है, बट अभी क्या है कि रेगुलर एक्सरसाइज को प्रमोट कर दिया गया। योगा दिवस हम मनाते हैं। और इस टाइप के आप देखे होंगे कि फ्री योगा क्लासेस भी चलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या कहीं कहीं पे जहाँ पे फील्ड है वहां पे देखे होंगे कि ट्रेनर को रखा गया है गवर्नमेंट की नियुक्ति पे। बैलेंस डाइट को प्रमोट कर दिया गया, हेल्दी डाइट को प्रमोट कर दिया गया। तो ये सब 2017 के हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, एड्रेसिंग टोबैको, अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज। तो अभी क्या है कि मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे क्या आता है, मूवी देखने जाते हैं तो टबैको मतलब हाँ, टोबैको का एक प्रचार आता है, वो मुंह का कैंसर का, मुकेश कुछ स्मोकिंग का ऐसा कुछ करके, हाँ। इस टाइप का आता है। तो वो क्या है कि वो सब क्यों कर दिया गया, ताकि आप उससे जाने कि हाँ इससे ये सब चीज हो रहा है। तो इस टाइप से टोबैको, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, जो भी इस टाइप का चीज हो रहा है उसके रिलेटेड बहुत सारे एड्स चलाए जा रहे हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो थर्ड वाला जो चीज था वो एनएचपी में ये भी आए। उसके बाद है यात्री सुरक्षा। अब आपका देखिए कि अभी रिसेंट में आपको बहुत ज्यादा सब जगह ट्रैफिक पुलिस रहते हैं, आपका चेक करते हैं हेलमेट पहना है या नहीं पहना है। तो यात्री सुरक्षा के अंतर्गत आपको ये सभी में लोगों में जागरूकता लिया जाने लगा कि अब अगर हेलमेट नहीं है तो पैसा लगेगा, कुछ ना कुछ चार्जेस लगेंगे। या फिर रेल एक्सीडेंट है, वहां पे लोग हमेशा भीड़े रहते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो। तो यात्री सुरक्षा भी एक
पॉलिसी बनाया गया। उसके बाद है निर्भया नारी, जो भी जेंडर वायलेंस के खिलाफ एक्शन लेना है। निर्भया नारी में क्या है कि जो भी हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या कोई भी मेंटल हैरेसमेंट हो, उसके खिलाफ, अगर वुमेन्स के खिलाफ कोई भी तरह का वायलेंस है तो निर्भया नारी के तहत आप वहां रजिस्टर करा सकते हैं। अब ये वायलेंस क्या है कि निर्भया नारी के अंतर्गत क्या है कि हर एक कॉलेजेस में भी दिया गया है हैरेसमेंट सेल। अगर कोई लड़की या फिर टीचर्स, वुमेन टीचर्स कंप्लेन कर रही है तो वहां रजिस्टर होगा। तो निर्भया नारी के तहत ये भी हेल्थ पॉलिसी है। मान लीजिए हैरेसमेंट है तो ओनली हैरेसमेंट नहीं है, दैट्स अ मेंटल टॉर्चर। तो अब इस चीज को ठीक करने के लिए भी एक पॉलिसी आया है। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए वर्क प्लेस पे, जरूरी नहीं कि वुमेन ही हो, मेंस भी हो सकता है, तो वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा सेफ्टी नहीं है वर्क प्लेस पे, या फिर उनका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम की लोड के कारण वो डिप्रेशन में है। तो ये सबको कम करने के लिए एनएचपी 2017 आया है। जैसे पहले के लोग क्या है कि खदान में मर जाते थे लोग, वर्कर्स काम कर रहे थे, उनका कोई हेल्थ पे ध्यान नहीं देता था, मालिक को क्या ही काम है। लेकिन अभी क्या है कि उनको, आपको हेलमेट देना है, आपको उनको सेफ्टी जैकेट्स देना है, तभी जाके वो काम करेंगे, ऐसा रूल्स है। तो ये सब चीज उनके हेल्थ को कंसिडर करके बनाया गया। अगर कोल माइंस में काम कर रहे हैं तो उनको मास्क देना है, और नॉर्मल मास्क नहीं देना है, वैसा मास्क देना है कि वो जो भी कंटेंट ऊपर में उड़ रहा है वो उनके लंग्स तक नहीं जाए। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद क्या है कि एयर पॉल्यूशन को कम करना है, चाहे वो इंडोर रहे आउटडोर है। तो ये 7 पॉइंट्स है जो हम लोग एनएचपी में लिया गया है। एनएचपी के अंतर्गत ये 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया है, और सरकार का उद्देश्य है कि 2022 तक इन 7 को कंप्लीट किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए और बेहतर रूप से, सुचारू रूप से काम किया जाए। तो यहाँ तक हम पढ़े। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम लोग को पढ़ना है कि प्राइवेट सेक्टर का, हॉस्पिटल का क्या कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशंस है, मिलेनियम गोल्स क्या है, सस्टेनेबल गोल्स क्या है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। नो मैम।